पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. हेलो एवरीवन, फाइनली भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी दूसरा देश नहीं कर सका है। 23 अगस्त लगभग 6:04 चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड कर लेता है और इसी के साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाता है। पूरी दुनिया को आज इसरो पर गर्व है और हम भारतीयों के लिए यह एक गौरव की बात है। आइए जानते हैं मून मिशंस के बारे में। 2 जनवरी 1959 जब यूएसएसआर द्वारा लूना 1 मिशन को लॉन्च किया जाता है, जो चांद के नजदीक पहुंचने वाला और सूर्य के चक्कर लगाने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट होता है। मिशन का ऑब्जेक्ट था कि मून की सरफेस पर क्रैश लैंड करना, बट यह मून के पास से ही होकर गुजर जाता है और अर्थ एंड मार्स की ऑर्बिट में रोटेट करने लगता है। 12 सितंबर 1959 को लूना 2 लॉन्च किया जाता है। यह पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसने चांद की सरफेस को टच किया था। 14 सितंबर 1959 को लूना 2 करीबन 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चांद पर क्रैश लैंड करता है। यह वो समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों में कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी और स्पेस में जाने के लिए और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए स्पेस वॉर की शुरुआत हो चुकी होती है। अगर आप स्पेस वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। लूना 2 के क्रैश लैंड के बाद सोवियत संघ को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन चांद की सतह को छूने की कामयाबी ये काफी बड़ी होती है। ये मिशन भले ही नष्ट हो गया था, बट इसी के जरिए वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां मिली, जैसे चांद पर इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड का ना होना और चांद पर कोई रेडिएशन बेल्ट का भी ना होना। इसके बाद अक्टूबर 1959 को सोवियत यूनियन लूना 3 को लॉन्च करता है और ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने चांद के डार्क साइड की फोटो को अर्थ पर भेजा था। इसी स्पेस वॉर के चलते लूना 1 के लगभग 2 महीने बाद यूएसए ने अपना मिशन पॉइंटर 4 को लॉन्च किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे मिशन फ्लाई बाय मिशन थे। इनका काम बस इतना था कि ये चांद के पास से गुजरेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी ये उसे अर्थ पर भेजेंगे। 1966 में लूना 10 को भेजा गया। ये सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन था। इसे बस चांद की ऑर्बिट में जाकर रोटेट करना था। लूना 3 मिशन के बाद चांद पर लगातार एक के बाद एक मिशन भेजे गए और 21 जुलाई 1969 को पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखे। तब से लेकर अभी तक मून मिशन किए जाते रहे हैं। इसके बाद फाइनली मून मिशन की लिस्ट में भारत की एंट्री होती है। इस मिशन का नाम था चंद्रयान 1। इस मिशन ने चांद पर कुछ ऐसा डिस्कवर किया था जो पहले किसी और देश के द्वारा नहीं किया जा सका था। यह मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन था जिसे मून की तरफ भेजा जाना था। इस मिशन के जरिए भारत स्पेस फील्ड में बहुत बड़ा कदम रखने वाला था। यह मिशन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मिशन के कई सारे मेजर ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि मून सरफेस की मैपिंग करना और अदर मिनरल्स को स्टडी करना। 1999 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस की मीटिंग में मून मिशन की बात सामने आती है। 2003 में इसे अप्रूव भी कर दिया जाता है और फाइनली 15 अगस्त 2003 को ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसे पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया जाता है। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग से ठीक पहले कुछ टेक्निकल ग्लिच होने लगे थे, बट इसे ठीक करके श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV स्पेस रॉकेट से इसे लॉन्च कर दिया जाता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर मौजूद था, जिसे मून की ऑर्बिट में ही रहकर रोटेट करना था तथा इम्पैक्टर को मून सरफेस से इम्पैक्ट करके सेंसर के थ्रू डेटा को कलेक्ट करना था। इस स्पेसक्राफ्ट का वजन मात्र 675 किलोग्राम था और बजट सिर्फ 386 करोड़ था। चंद्रयान 1 को अर्थ की ऑर्बिट में इस तरह से रखा गया कि ये अर्थ का चक्कर लगाते हुए चांद की ऑर्बिट में एंट्री कर सके। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 मून की ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंट्री कर लेता है और इसे चांद की स्टेबल इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद ये मून की ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है। 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्टर को मून ऑर्बिटर से अलग करके चांद की सरफेस की तरफ रिलीज कर दिया जाता है और ये लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून की सरफेस से टकराता है।
इस मिशन के ही जरिए चांद की सरफेस पर पानी को खोज निकाला गया था। मून इंपैक्टर प्रोब में 3 इक्विपमेंट मौजूद थे, जिनमें रडार अल्टीमीटर, वीडियो इमेजिंग सिस्टम एंड चेज यानी चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर और मास स्पेक्ट्रोमीटर। मून के सरफेस से इंपैक्ट करते समय इन इक्विपमेंट ने ऑर्बिटर को डेटा भेजना शुरू कर दिया था। ये मून इंपैक्ट प्रोब जहां पर क्रैश लैंड करता है उसे नाम दिया गया शेल्टन क्रेटर एंड पॉइंट ऑफ इंपैक्ट को नाम दिया गया जवाहर इंपैक्ट पॉइंट। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि मून की सरफेस पर पानी फ्रोजन फॉर्म में मौजूद है। ये अचीवमेंट भारत के लिए काफी बड़ी थी। इसके बाद नासा द्वारा भी इसे कंफर्म कर दिया जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट का वर्किंग टाइम अप्रॉक्स 2 साल का था, बट 28 अगस्त 2009 में ही इससे कम्युनिकेशन लूज हो जाता है। बट इस मिशन ने लगभग 90% से ज़्यादा इसरो के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद पूरा वर्ल्ड मीडिया भारत की तारीफ करता नहीं थकता है और इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद ही चांद पर एक्सप्लोरेशन करने के लिए सभी देशों में होड़ सी लग जाती है और अमेरिका, चाइना, जापान, यूरोप, रशिया ये सभी अपने मून मिशन भेजने लगते हैं। इस सबके लगभग 10 साल बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर मौजूद था और इसे GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में लैंडर विक्रम, जिसे मून के साउथ पोल के पास लैंड करना था, और इसके अंदर एक प्रज्ञान नाम का रोवर भी था जिसका काम था मून के सरफेस की सॉइल को एनालाइज करना। बट 6 सितंबर 2019 को जब विक्रम लैंडर मून की सरफेस पर लैंड कर रहा था, तभी कम्युनिकेशन फेलियर होने के कारण क्रैश लैंड कर जाता है। जब विक्रम लैंड कर रहा था तभी वो अपने पाथ से थोड़ा सा हट जाता है और वह जमीन से कुछ ही ऊपर था, तभी कंट्रोल टूट जाता है। उस टाइम तक विक्रम को अपनी वेलोसिटी मोस्टली लूज कर देनी थी, बट वो ऐसा करने में फेल हो जाता है। दरअसल विक्रम के क्रैश लैंडिंग के पीछे कारण ये बताया गया कि विक्रम के इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसमें टोटल 5 इंजन्स थे जिनमें थ्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा था, जिसकी वजह से ही यह स्टेबल रहने में फेल हो गया। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने में भले ही फेल हो गया था, बट ऑर्बिटर ने अपना काम बखूबी निभाया था। ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में मून की ऑर्बिट में ही है और लगातार मून को स्टडी कर रहा है। इस मिशन के फेल होने के बाद भी ऑर्बिटर ने कई सारा डेटा इसरो को भेजा हुआ था। चंद्रयान 2 के जो मिशन ऑब्जेक्टिव थे, जिसमें मून पर आइसी वाटर की प्रेजेंस होने का पता चलता, जिससे हम अर्थ एंड मून के ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते थे। इस मिशन के पूरी तरह से सक्सेस ना होने के बाद इसरो के साइंटिस्टों को काफी दुख हुआ, पर वो कहते हैं ना कि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं, और इसी के बाद चंद्रयान 3 की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और जो गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी उन्हें सुधारा जाता है और फाइनली चंद्रयान 3 को सेम ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया जाता है। जहां तक बाकी सारे मिशन की बात करें तो 3-4 दिन में ही चांद तक पहुंच जाते हैं। वहीं भारत एक यूनिक मेथड यूज करता है। इस मेथड को स्लिंगशॉट मेथड भी कहा जा सकता है। इस मिशन में 3 चीजें यूज करी गई थी: लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की ही हेल्प से इसे अर्थ की ऑर्बिट से निकालकर मून की तरफ रवाना कर दिया गया। इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और हम इस मिशन में उसे ही यूज करने वाले हैं। इसके साथ ही ये प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चांद की ऑर्बिट में ही रहेगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया गया है उसका नाम है स्पेक्ट्रो पोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम है स्पेस में एक्सोप्लैनेट की खोज करना। इसके साथ ही विक्रम लैंडर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं राम्बा, चेस, इल्सा, एलआरए, जिसे नासा द्वारा डिजाइन किया गया है। राम्बा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये चांद पर छोटे रॉक को मेल्ट करके जो उनसे गैस निकलेगी उसे एनालाइज करेगा। चेस चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये साउथ पोल पर टेम्परेचर को मेजर करेगा। एल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ये बेसिकली मून वेव को मेजर करेगा जिससे सिस्मिक वेव की हेल्प से मून के क्रस्ट एंड मेंटल के बारे में हम जानकारी जान सकेंगे। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे, ये लेजर को रिफ्लेक्ट करेगा जिससे कि हम उसकी प्रिसाइज लोकेशन को ट्रेस कर पाएंगे। मून पर ऑलरेडी 5 रिफ्लेक्टर पहले से ही मौजूद हैं
इन सभी इंस्ट्रूमेंट को पेलोड्स कहा जाता है। धीरे धीरे चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू कर दी जाती है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेयर मौजूद है जिससे कि फ्रिक्शन होने के कारण स्पीड कम हो जाती है, और मार्स पर थ्रस्टर के साथ पैराशूट को भी यूज में लिया जा सकता है। बट मून पर एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से पूरा लोड थ्रस्टर पर ही रहता है, क्योंकि ये पावरफुल थ्रस्टर जब लैंड करते हैं तो सरफेस की धूल थोड़ा सा ऊपर उठती है और वो सेंसर सेंस कैमरास को कवर कर सकती है। तो अगर सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो भी गई तो ये सेंसर सेंस कैमरास के वर्क ना करने के कारण ये मिशन लैंडिंग के बाद भी फेल हो सकता है। अब चंद्रयान 3 जहां पर लैंड करवाना था वहां क्रिएटर्स एज कंपेयर दूसरे एरिया से कई ज्यादा है, तो प्रिसाइज लोकेशन को फाइंड आउट करके लैंड करवाना काफी मुश्किल काम हो जाता है। और साउथ पोल पर होने की वजह से तो उस एरियाज में थर्मल फ्लक्चुएशन भी काफी ज्यादा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मून 28 दिन में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जिसके चलते जो फेस सन की तरफ होता है वहां का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री तक बढ़ जाता है और पीछे के हिस्से का टेम्परेचर -230 डिग्री तक रहता है। और साउथ पोल पर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जिसके चलते इतना टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से लैंडर को प्रॉब्लम हो सकती है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद साउथ पोल के एरियाज में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर मून के ओरिजिन के बाद से आज तक सनलाइट पहुंची ही नहीं है। ऐसे में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे में सोलर पैनल्स का प्रॉपर वर्क करना बेहद मुश्किल टास्क है। बट इसरो ने एक ऐसी लैंडिंग साइट को डिटेक्ट किया जहां पर इजीली सॉफ्ट लैंडिंग को किया जा सके एंड जहां पर क्रेटर्स एंड माउंटेन्स ना हो और साथ ही टेम्परेचर भी अनइवन सा ना हो। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद लगभग 5 बार अर्थ के चक्कर लगाता हुआ 5 अगस्त को सक्सेसफुली मून की ऑर्बिट में एस्टैब्लिश हो गया। इसरो हमेशा से ही स्लिंगशॉट मेथड को यूज करता है जिससे कि फ्यूल को बचाया जा सके और लैंडिंग के समय इसका प्रॉपर यूज किया जा सके। और 17 अगस्त को यह ऑर्बिटर लैंडर से अलग हुआ, जिसे इसरो ने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर अपलोड भी किया था। इसी के साथ ही 11 अगस्त को रशिया का लूना 25 मिशन भी लॉन्च किया जाता है, बट इसे डायरेक्ट ही चांद तक भेजा जाना था और लगभग 20 से 21 अगस्त को ही चांद पर लैंड करने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली 19 अगस्त को ही ये क्रैश लैंड कर जाता है। इस मिशन के क्रैश लैंड करने के पीछे का कारण ये बताया जाता है कि थ्रस्ट ज्यादा लगाए गए और इसे बैलेंस नहीं किया जा सका और ये मिशन फेल हो गया। इधर इसरो के साइंटिस्ट ये बात जानते थे कि चंद्रयान 3 का सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। हमने चंद्रयान 2 से काफी कुछ सीखा था। इंडिया स्पेस में अपनी पावर दिखाने नहीं बल्कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, हमारा टारगेट बस उन्हें ही पूरा करना था। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को चांद के जैसे कंडीशन के हिसाब से मल्टीपल लेवल्स पर प्रॉपरली टेस्ट किया गया। लैंडर एंड रोवर को भी कोर टेस्टिंग से गुजारा गया था, जिसमें इन्हें चांद के जैसे ही टेम्परेचर पर टेस्ट किया गया। चांद के साउथ पोल पर सनलाइट ना पड़ने से वहां का टेम्परेचर लगभग -13 डिग्री सेल्सियस है और लैंडर एंड रोवर को लगभग 18 से -20 डिग्री सेल्सियस तक टेस्ट किया गया था। थ्रस्टर्स को भी प्रॉपरली कई बार तक टेस्ट किया गया, क्योंकि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 0 तक पहुंचना थ्रस्टर्स पर ही डिपेंड करता है। इसके लिए इन थ्रस्टर्स का परफेक्ट कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी था। विक्रम में बेसिकली 2 टाइप के थ्रस्टर्स को यूज़ किया गया, जिनमें पहला लैम्प लिक्विड अपोजी मोटर। इसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टेट्रोसाइड यूज़ किया गया जो मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये थ्रस्टर लैंडर को कॉन्टिन्यूअस थ्रस्टर प्रोवाइड करता है। सेकेंड RCT यानी रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर। ये बेसिकली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ किए गए। इन थ्रस्टर पर ध्यान देने के साथ साथ एक और चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और वो थे लैंडर के लेग्स। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लेग्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धीरे धीरे लैंडिंग के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस हम सेवरल स्टेजेस में देख सकते हैं। विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मून के सरफेस की ओर अपनी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पीड को थ्रस्टर्स के जरिए स्लो डाउन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे लैंडर हजार्ड एरिया से बचकर लोकेशन को ट्रेस करके ऑटो पायलट मोड को शुरू करके मून की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। ये पूरा समय बेहद मुश्किल होता है। इसे टेरर और 15 मिनट भी कहा जाता है। यहाँ पर हुई एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को फेल कर सकती है।
चंद्रयान 2 के साथ इसी समय पर ग्लिच होने से कम्युनिकेशन लूज हो जाता है और ये मिशन फेल हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर सरफेस पर लैंड कर लेता है और इसी के साथ भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाता है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी साउथ अफ्रीका से देशवासियों को संबोधित करते हैं और सभी इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना करते हैं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह उपलब्धि भारत के लिए बहुत बड़ी है। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने इसरो को बधाई दी और आज पूरा वर्ल्ड मीडिया इसरो की तारीफ करता नहीं थक रहा है। और इसी के साथ कई सारे देश आज के टाइम में इसरो के साथ में मिशन करना चाहते हैं। लैंडिंग के लगभग 4 घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है। 4 घंटे बाद इसलिए क्योंकि अगर इसे तुरंत निकाला जाता तो डस्ट पार्टिकल कैमरास एंड सेंसर को ब्लॉक कर सकते थे। रोवर के बाहर आते ही हमें ये पहली फोटो देखने को मिलती है। बाहर आने के बाद रोवर ने रिसीव ट्रांजिट एंटीना के जरिए लैंडर से कम्युनिकेट किया, जिससे लैंडर इंफॉर्मेशन को अर्थ तक पहुंचा सके। रोवर को लैंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए लगभग 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा। इसके बाद इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट एपी एक्सेस एंड लिप्स अपना काम करना शुरू करेंगे। लिप्स ये मून की सॉइल में छिपे केमिकल्स एंड मिनरल्स की स्टडी करेगा और जो केमिकल से वेव निकलेंगी जैसे कि अल्फा रेज एंड एक्स रेज को उन्हें एपी एक्सेस डिटेक्ट करेगा एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करेगा। हमारी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन कई सारी मूवीज के बजट से भी कम है और अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 चांद के कौन कौन से राज हमारे सामने लाता है। आई होप कि ये मिशन अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली पूरा कर ले। जो भी अपडेट्स आगे आती रहेंगी मैं उन्हें डेफिनेटली आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।